स्टूडेंट, वेलकम टू कैलकुलर प्रो। मैं नीतू सिंह आज आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताऊंगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। जैसा कि हम इसके पहले की क्लास में यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो यूकैरियोटिक सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, हिंदी में अगर बोले तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। जैसा कि नॉर्मली हम लोग घरों में पहले सिंपल सा एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जंतु कोशिका के स्ट्रक्चर और पादप कोशिका के स्ट्रक्चर को यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड कर दिया गया और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किससे मिलकर के पादप कोशिका बनी होती है, किससे मिलकर के जंतु कोशिका बनी है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल होता है। जो इनका फॉर्मेशन क्या होता है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल से मिल करके इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि नॉर्मली आप घर में देखते हो कि जैसे एक रूम का अगर फॉर्मेशन करना हुआ, एक रूम को अगर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली एक रूम ऐसे बन के तैयार हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। जैसे अब एक रूम का फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो उसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? फर्स्टली ईंट आ गई, अगर हम पक्का घर बना रहे हैं तो ईंट, सीमेंट, उसके बाद लोहा यानी कि आयरन और स्टील। इन सारी चीजों की और भी सारी चीजें इसमें लगती हैं एक रूम को, एक घर को बनाने में। तो जैसे ही एक रूम को बनाने में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में कई सारी सेल से मिल करके ही जंतु कोशिका या पादप कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि बहुत सारे इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, तब जाकर के क्या होता है, एक जंतु कोशिका का फॉर्मेशन होता है या पादप कोशिका का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे, अंतर जानेंगे कि जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है, या प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ सिमिलरिटीज भी पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंस भी पाए जाते हैं। तो फर्स्टली हम डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनमें अंतर क्या होता है। फर्स्टली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके अंतर के बारे में कि इन दोनों सेल में अंतर क्या होता है। तो चलिए पहले हम डिफरेंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सिमिलरिटीज को आगे बात करेंगे, सिमिलरिटीज के बारे में। तो फर्स्टली जो डिफरेंट होता है इनके स्ट्रक्चर को लेके, जो पादप कोशिका प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये सर्कुलर होता है। तो यहां तक ये बातें समझ में आई होंगी कि स्ट्रक्चर के बेस पे इनको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है और इनका जो शेप होता है, एनिमल सेल का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। यानी कि जब स्ट्रक्चर शेप के बेस पे इनको डिवाइड किया गया तो शेप के बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया। तो सेकंड हमारा आता है शेल वॉल। अब सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है
और एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज में, तो बताएंगे क्या क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों में। थर्ड, इसमें वैक्यूल जो होता है यानी रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। किसके कंपेयर में, एनिमल सेल के कंपेयर में इनमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। इनमें जो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। अब फोर्थ आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बेस पे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिफ्थ बात करते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज या बोले स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में, प्लांट में किसके रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। और वही एनिमल में किसके रूप में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्लाइकोजन फॉर्म। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। ये तो बातें थी हमारी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब हम सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं। डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, डिफरेंस क्या होता है, इनकी सेल वॉल के बेस पे डिफरेंट किया गया कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इनमें जो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज है वो स्टार्च के रूप में होता है, एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब ये तो डिफरेंस की बात थी। अब सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, अब सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं, दोनों में सिमिलर क्या क्या चीजें हैं। सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं कि इनमें सिमिलर क्या होता है। देखो, फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है होता है वो किनारे होता है यानी कि कॉर्नर पे होता है, बट एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होता है बट ये सेंटर में होता है, ये आउटर साइड होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होता है, ये कहां पे होता है, सेंटर में होता है। थर्ड हमारा जो सिमिलरिटीज है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। गाल्जी बॉडी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी गाल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। और बात करते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसमें भी टू टाइप्स के पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी रफ एंड स्मूथ पाए जाते हैं
रफ एंड स्मूथ पाए जाते हैं प्लांट में भी और रफ एंड स्मूथ एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। तो ये इतनी बातें थी हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कि प्लांट सेल किससे मिलकर बना हुआ है, एनिमल सेल किन किन ऑर्गेनेल से मिलकर बना हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिमिलरिटीज क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्या क्या, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, शेल के कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनसे कि इनका फॉर्मेशन हुआ है, ये मेडअप हुआ है, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन कौन से कोशिकांग हैं। सेल ऑर्गेनेल्स को हम कोशिकांग भी बोलते हैं, कौन कौन से कोशिकांग हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कि सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की संरचना जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में क्या क्या आता है उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए, इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले हम सेल वॉल जानेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। फर्स्टली हम आज अभी डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के बारे में जानते हैं। सेल वॉल क्या होती है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेल वॉल किसमें पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, पौधों में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और इसकी ये किसमें पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेल वॉल क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, आयरन के मॉलिक्यूल्स को ये इजीली क्या करती है, अंदर आने देती है। सेमी परमिएबल का मीन्स होता है अर्धपारगम्य। और ये सेल वॉल क्या करती है, प्लांट के सेल को फिजिकल इंजरीज से, बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से क्या करती है, बचाती है, ये प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्टिव, इसको हम बोल सकते हैं ये प्रोटेक्टिव वॉल भी होती है, किसकी, पादप कोशिका की, प्लांट सेल की, ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है। अब हम सेकंड बात करते हैं, ये तो सेल वॉल के बारे में था, सेल वॉल क्या होती है। अब सेकंड आता है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल की ही बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एनिमल सेल का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें केवल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है, वो बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से क्या करती है, एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करती है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है।
क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी तो ये यूकैरियोटिक की बात हो रही है, यूकैरियोटिक में प्लांट एंड एनिमल सेल की बात हो रही है, लेकिन जब हम ये प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था उसमें फ्रीली प्लाज्म में ही जो जेनेटिक मटेरियल था वो किसमें प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। अब इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसमें जो न्यूक्लियर प्रोटीन है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए उसमें जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है वो फ्रीली किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी हमारी क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एनिमल या प्लांट सेल की। हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज अ outermost layer of animal और प्लांट शेल। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये भी क्या होती है, सेमी परमेएबल होती है। सेमी परमेएबल होती है। ये भी क्या करती है, जो भी हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, आयरन मॉलिक्यूल्स, इनको क्या करती है, अंदर आने देती है। तो ये क्या होती है, सेमी परमेएबल होती है। अदर कंपोनेंट्स को ये बाहर कर देती है, अदर कंपोनेंट्स को अंदर नहीं लेती है। ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं सब में क्या करता है, ये हेल्प करता है। न्यूक्लियस, फर्स्टली न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस की खोज जो है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। किस सन में, 1831 में। उन्होंने न्यूक्लियस को बताया कि न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। यानी कि जैसे घर में आप लोग नॉर्मली जैसे घर में हैं, तो घर में आप लोग रहते हैं तो कोई अगर फंक्शन अरेंज किया जाता है तो सबको ग्रुप वाइज क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है कि ये चीजें आपको करनी है, ये आपके अंडर में होगा। वैसे ही न्यूक्लियस का भी उन्होंने ये बताया। न्यूक्लियस क्या होता है, सारी सेल्स का, जितनी भी सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। और दूसरी बात इसमें जो होता है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, कि ये जेनेटिक कंपोनेंट्स या जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, या स्टोर रूम बोल सकते हो, स्टोर हाउस या स्टोर रूम। उन्होंने ये बताया कि ये क्या होता है, ये जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं यानी कि आनुवांशिक घटक जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, उनका क्या होता है, ये स्टोर हाउस होता है, यानी कि उनको स्टोर करके रखने का काम करता है। और इसी में न्यूक्लियस में ही सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। न्यूक्लियस में ही क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि सेल डिवीजन प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस न्यूक्लियस में स्टार्ट होती है। अब दूसरी बात आती है, ये क्या करता है, इसमें ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होती है। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। न्यूक्लियस जो है वो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका जो इन्वेलप है ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है।
चलिए हम स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते। अभी तक हमने क्या जाना कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब? 1831 में। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है या जेनेटिक कंपोनेंट्स का क्या होता है, ये स्टोर रूम या स्टोर हाउस होता है। और उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स हैं उनका क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम ना ड्रा किए हो तो प्लीज इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में स्टार्ट करती हूँ मैं। न्यूक्लियस क्या होता है, सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। जैसा कि मैंने बताया ये क्या होता है, बाइलेयर्ड होता है। ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी में क्या होती है, क्रोमैटिन होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्रोमैटिन है। इसी में क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स होता है। ये क्या है, ये वैक्यूल्स होता है, ये सेल डिवीजन के टाइम। अभी इसमें क्या होता है, ये लेयर बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसका एनवेलप जो होता है बाइलेयर्ड होती है, यानी कि आउटर लेयर है और ये इनर लेयर। इनर लेयर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देते हैं कि ये जो पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया कि इसकी जो होती है बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसमें ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर होता है। क्या होता है, ये पोर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर होता है। अब ये न्यूक्लियर पोर क्यों होता है इसमें, जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो जो साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। किसका, जो भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उनका ये क्या करते हैं, आदान प्रदान। इससे क्या होता है,